वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल सिविल एक्सप्लेन। और आज हम सोम सीरीज के लेक्चर थर्ड में हैं। कल हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्योर बेंडिंग इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माइल्ड स्टील कर्व और उसके प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के लेक्चर से रिलेटेड एक टॉपिक छूट गया था जो था टॉर्जन शियर स्ट्रेस। उसके लिए भी एक इक्वेशन दिया गया है, तो आइए वही देखते हैं। टॉर्जन शियर स्ट्रेस नाम से ही समझ में आया होगा, जो हमने कल पढ़ा था कि शियर स्ट्रेस का कारण जो टॉर्जन है, ये फोर्थ वाला जो केस उधर था वो है। तो इसमें क्या होता है ना कि टॉर्जन आता है हमारा कपल की वजह से, बताया था, वो भी शियर के फॉर्म में जब वो अप्लाई हो रहा हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक शाफ्ट है जो कि सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। ये इसका सेंटर हो गया, ये हमारा शियर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ। ठीक है, अब ये शियर फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है इसके क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन अगर इसका है, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो ये जो हमारा फोर्स लग रहा है वो इधर से एफ डायरेक्शन में, इधर एफ डायरेक्शन में दिख रहा होगा कि एक्सियल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हमारा कुछ इसेंट्रिक डिस्टेंस पे है। तो इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं, इसका ये रेडियस है आर। ठीक है, तो ये रेडियस पे लग रहा है, तो ये क्या है, हमारा शियर स्ट्रेस है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि लोड शिफ्टिंग मेथड लगाते हैं। कुछ लोगों को लोड शिफ्टिंग मेथड नहीं पता होगा, तो उसके लिए बता देते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रक्चर है, मान लो ऐसे करके। ठीक है, अब क्या कह दिया, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक फोर्स P काम कर रहा है। ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है कि इस लोकेशन पे इस फोर्स P के कारण क्या इफेक्ट आएगा। सपोज अगर ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ये A है, ये A है, ये भी L है। ठीक है, उस लोकेशन पे अगर पूछा जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, वो होता है लोड शिफ्टिंग के द्वारा। लोड शिफ्टिंग मतलब ये जो P फोर्स हमारा लोड है, इसे हम शिफ्ट करते हुए यहाँ तक लाएंगे। वो कैसे करेंगे, अगर इस लोड P को हम शिफ्ट करें इस लोकेशन पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक P फोर्स आ जाएगा। सही बात है। साथ ही साथ ये P फोर्स के कारण जो यहाँ पे मोमेंट क्रिएट हो रहा है L डिस्टेंस के कारण, वो मोमेंट भी हमारा यहाँ पे आएगा, वो हो जाएगा PL। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करें, हम पॉइंट टू पॉइंट शिफ्ट करते हैं, इसलिए लोड शिफ्टिंग मेथड है। हम पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट किए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ देखें FBD बना के, इस पॉइंट पे क्या होगा कि एक P फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, ये मोमेंट सीधा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ एक मोमेंट काम करेगा PL। ठीक है, और अदर कोई फोर्सेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये P यहाँ पे अब कोई मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा होगा। ये इस पॉइंट की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट किया, P फोर्स हमारा P फोर्स आ गया यहाँ पे, PL जो हमारा मोमेंट आ रहा था वो PL आ गया। ठीक है, अब ये P फोर्स इस लोकेशन से इस लोकेशन शिफ्ट हुआ है, तो वो वापस से एक मोमेंट जनरेट करेगा जो कि हमारा मोमेंट होगा PL का। सही बात है। तो कुल मिला के अब जब हम इसे वापस यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे हमारा शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जो एक्ट होगा वो होगा एक P फोर्स नीचे, और ये जो दो फोर्स है ये एडअप होकर के यहाँ पे 2PL का मोमेंट आएगा। तो कुल मिला करके ये यहाँ पे फोर्स आता है। तो ये जो था ये पूरा लोड शिफ्टिंग का मेथड था, हमने यहाँ से लोड को शिफ्ट करके वो यहाँ कर दिया। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं सोचा बता दूँ कि ये लोड शिफ्टिंग क्या है। ठीक है, तो अब क्या था ना कि ये फोर्स, इस फोर्स को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, ये फोर्स F यहाँ शिफ्ट हो गया, ये फोर्स F यहाँ शिफ्ट हो गया, ये फोर्स F, ये फोर्स। अब जैसे ही हमने शिफ्ट किया सेंटर पे, तो अब क्या होगा, इसके कारण
ये फोर्स जैसे ही यहाँ सेंटर पे शिफ्ट हुआ तो एक मोमेंट भी यहाँ जनरेट करेगा, ठीक है। इस मोमेंट को मैं बाहर दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मोमेंट इधर जनरेट करेगा, वो क्या होगा, F इंटू आर, ठीक है। इसी को हम अगर डायमीटर D है तो इसे हम FD/2 कह सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक मोमेंट इधर भी जनरेट होगा जो कि होगा FR, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यही हमारा शाफ्ट है, इस पे एक F फोर्स होगा, एक ये F फोर्स होगा, इस पे जो हमारा आ रहा होगा टॉर्जनल मोमेंट या टॉर्जनल कपल कह लो, वो FR प्लस FR होगा, ठीक है। टॉर्जन दे रहा है, ये दोनों कपल है, ये टॉर्जन दे रहा है। तो हमने ये एक्चुअली मैंने दिखाया कि जो हमारा शियर फोर्स था वो आखिर किस तरह से टॉर्जन प्रोवाइड करता है किसी शाफ्ट में, ठीक है। हमने लगाया शियर फोर्स 2F, लेकिन वो हमें टॉर्जन के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये चीज हुआ। इतना होने के कारण एक और इफेक्ट आता है, वो क्या होता है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम वापस से देखें, इस बार थोड़ा बना करके देखते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं तो समझने में इजी रहेगा। ये हमारा टॉर्जन का शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है। अब क्या हुआ, इस सेंटर से अगर ये डिस्टेंस R है, ठीक है, कैपिटल R, ओके, ये पॉइंट जो है हमारा A पॉइंट है, सॉरी A पॉइंट है, A डैश नहीं, A पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है, ठीक है। ये जब हुआ, अब क्या हुआ कि जैसे हमने ये टॉर्जन के कारण ये रोटेट किया तो क्या होगा, ये A पॉइंट घूमता हुआ कहीं यहाँ आ गया, मान लिया, इसे हम A डैश कह देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ कि ये घूमता हुआ इतना ही है, मतलब कि टॉर्जन के कारण इतना ही इफेक्ट हुआ, ये इतना ही रोटेट कर पाया। कितना रोटेट किया, ये एंगल हमारा हो गया थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन जितना वो घूमा वो हमारा हो गया थीटा। अब ये A यहाँ आया, ये B हमारा यहाँ आ गया B डैश, ठीक है। तो हमें क्या होता है ना कि जो टॉर्जन शियर स्ट्रेस है ना, उसके लिए हमें इस A डैश के वैल्यू चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं पहले ये बता दे रहा हूँ कि ये लेंथ A डैश क्या होगा। ये A डैश हमारा आर्क A डैश जो होगा वो होगा कैपिटल R थीटा, ये हम जानते हैं L=R थीटा। उससे आर्क जो हमारा होगा A डैश वो होगा R थीटा। अगर हमें बोल दिया गया कि B पॉइंट के लिए हमें निकालना है उस इक्वेशन से, जिस तरह प्योर बेंडिंग इक्वेशन में डिफरेंट फाइबर के लिए निकाल रहे थे, तो ये भी हमारा डिफरेंट फाइबर ही है। तो अगर हमें बोल दिया कि इस B फाइबर के लिए निकालना है तो हमारा आर्क B डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इंटू थीटा। अब ये स्मॉल r क्या है, इस B डैश की डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हो, ठीक है। अब इस टोटल कहानी में जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वो होता है टाउ अपॉन r, ठीक है। टाउ हमारा शियर स्ट्रेस हो गया, r हो गया इसका रेडियस, रेडियस तो क्या जहाँ जिस फाइबर का हमें निकालना है वो, ठीक है, इक्वल्स टू T टॉर्जन अपॉन IP। T हो गया टॉर्जन, IP हो गया, कल मैंने जो MOI का क्लास लिया था उसमें जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसे ही हम IP से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वल्स टू G थीटा अपॉन L, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टॉर्जनल इक्वेशन। अब इसमें जो डिफरेंट टर्म्स है वो समझते हैं। जो हमारा ये टाउ है ये होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। जो हमने ये शियर लगाया है इसके कारण जो स्ट्रेस आ रहा है बॉडी पे वो शियर स्ट्रेस, ठीक है। कैसे निकालते हैं, कहाँ निकालते हैं, वो डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। अभी आप बस मतलब टर्मिनोलॉजी समझिए, बाकी जब टॉपिक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो समझ में आता जाएगा, ठीक है। ये R जो होता है इसका रेडियस टू एंड फाइबर, एंड फाइबर क्यों, ये लास्ट वाला A डैश के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो T होता है ये होता है टॉर्जन। इस फोर्स के कारण जो टॉर्जन का वैल्यू आ रहा है वो टॉर्जन हम यहाँ लिखेंगे।
आईपी अभी बता दिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक टर्म आया जी। जी जो होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, या इसी को हम कहते हैं शेयर मॉडुलस। आगे के टॉपिक में मैं बताऊंगा ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस, ये शेयर मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जब पढ़ाएंगे तो उस वक्त ये टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। थीटा जो है हमारा, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ये थीटा। ठीक है, कितने एंगल पे ये ट्विस्ट हुआ। जो हमारा एल है वो होता है लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये जो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस है, ये एल है हमारा लेंथ ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो यही था टॉर्जन शियर स्ट्रेस। ठीक है, और इसके सारे वैल्यू। हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, इस पॉइंट के लिए जो हमारा आउटर पॉइंट है, अगर हम ये ओ लेते हैं, ये ए लेते हैं, इस ए पॉइंट के लिए जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो हमेशा मैक्स होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे रोटेशन होगा, ये यहाँ से रोटेट होके यहाँ आया, तो ये जो एंगल थीटा होगा, ये हम जैसे ही ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे वो एंगल का वैल्यू घटता जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिखाऊं, ये फिक्स था, ये हमने रोटेट किया, तो आप खुद ऐसे अगर घर पे भी आप करें तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि जितने एंगल से ये बाहर ट्विस्ट हो रहा है उससे कम होता जा रहा है, और लास्ट में होकर के वो जहाँ फिक्स है वो जीरो हो जा रहा है। एंगल ऑफ ट्विस्ट दिख रहा है आपको कि ये जो पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट, ये ट्विस्ट होकर के यहाँ आया, यहाँ एंगल ज़्यादा है, ये धीरे 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 कम होता हो गया और लास्ट में ज़ीरो हो गया। तो वही कहना है इसका कि जो हमारा एंड पॉइंट होगा वहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, और ग्रेजुअली ये डिक्रीज होते होते लास्ट में हमारा फिक्स है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, बाकी तो बातें सही है। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, माइल्ड स्टील। मैंने क्या सोचा है ना कि जो ऐसे लंबे लंबे 1 घंटे के लेक्चर बन रहे हैं ना, वो बहुत दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, दिक्कत ऐसे क्या हो रहा है कि बीच में कुछ रुकावट आ जा रही है, कुछ शोरगुल हो जा रहा है, तो मुझे वीडियो क्या है ना कट करके डालना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना अब से आगे से कि 1 घंटे के वीडियो बनाने की जगह मैं टॉपिक वाइज, जैसे ये टॉर्जन शियर स्ट्रेस बताया, इसका एक टॉपिक बना करके ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो ऐसे टॉपिक वाइज डालूंगा, लेक्चर वाइज नहीं डालूंगा। फिर आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस सीरीज में चलना है। तो मैं क्या करूँगा ना कि वीडियो का जो भी टाइटल रहेगा उसके लास्ट में 1 2 3 ऐसे करके वीडियोस में डालता जाऊँगा, तो उससे आपको पता चलता जाएगा कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा पार्ट। वैसे भी मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में एंड में बताता ही हूँ कि कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं और कौन सा टॉपिक हमने किया हुआ है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये करने के बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माइल्ड स्टील, अब बात आती है कि ये माइल्ड स्टील ही क्यों पढ़ते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जब हमारे स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो सबसे पहले ये माइल्ड स्टील को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे समय। अभी जैसे कि हम डिफरेंट टाइप के रॉड यूज़ कर लेते हैं, SDFC वगैरह, तो वो उस समय इतने इवॉल्व नहीं हुए थे। स्टील का जब कॉन्सेप्ट आया था तो उस समय हम माइल्ड स्टील ही यूज़ कर रहे थे। माइल्ड स्टील का जो हमारा FY होता है, ये होता है 250 MPa। ठीक है, 250 MPa हम लेके चलते हैं, एक्चुअल में ये इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, और क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सब इसमें जानते हैं। तो इसके जो है ना, पहले 5 इसके प्रॉपर्टी थे, 5 कहता हूँ 7 प्रॉपर्टी थे, जो जिसके कारण क्या है ना कि ये माइल्ड स्टील को लिया गया था। सबसे पहला, हाईली ड्यूरेबल।
डक्टाइल, सॉरी डक्टाइल। इस माइल्ड स्टील में क्या प्रॉपर्टी था ना, ये बहुत डक्टाइल होता था। इसे जब हम रॉड के फॉर्म में करते थे तो इजीली हो जाता था और कॉस्ट भी बहुत कम लगता था, इसलिए इस माइल्ड स्टील को सबसे पहले लिया गया था। और हमारा जो था ना रॉड को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ही ये था कि हम बॉडी में डक्टिलिटी ला सकें, जो हमारे स्ट्रक्चर है उसमें डक्टिलिटी ला सकें। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो कंक्रीट था ना, कंक्रीट देखा हमने कि कंप्रेशन में एकदम परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पर टेंशन आता है ना, क्योंकि कंक्रीट में होते हैं हमारे पोर्स, ठीक है, वो क्रैक कर जाता था, टूट जाता था, ठीक है, जो हमारे पीसीसी होते थे। इसीलिए उसमें हमने क्या किया ना कि माइल्ड स्टील इंट्रोड्यूस किया कि अगर हम माइल्ड स्टील को डाल दें इसके अंदर तो क्या होगा कि कंप्रेशन में तो कंक्रीट संभाल लेगा, टेंसाइल जब भी आएगा हमारा टेंशन या टेंसाइल इफेक्ट जब भी आएगा तो उसमें क्या होगा कि माइल्ड स्टील लोड ले लेगा और हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सेफ, और इसके कारण इकोनॉमिकल भी बन गया। तो ये डक्टिलिटी, इसकी प्रॉपर्टी डक्टिलिटी है जो कि हमने स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करा लिया। दूसरा क्या होता है ना इसका, दूसरा होता है कि ये कंप्रेशन और टेंशन में जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो लगभग सेम होता है। क्या? सिग्मा अगर टेंशन में लेते हैं तो वो हम 250 एमपी ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर सिग्मा हम कंप्रेशन में लेते हैं तो ये लगभग 261 एमपीए के वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि दोनों कंप्रेशन और टेंशन में ये दोनों कि एक ही जैसा है, तो इसलिए हमने इसे और इंट्रोड्यूस कर दिया। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन, जो कि इसका वैल्यू होता है समथिंग इंटू 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मतलब क्या है ना, सॉरी -6 1.2 इंटू 10⁻⁶ डिग्री। इसका मतलब क्या है ना कि जब भी हम इसे लेंथ के अलॉन्ग अगर रख दें, अगर 1 मीटर ले रहे हैं तो 1 डिग्री अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो उसमें इतना 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर का इंक्रीमेंट होता है, जो कि बहुत ही कम था। तो हम इसे गर्मी और ठंडी में इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चौथा जो हमारा प्रॉपर्टी था इसका वो था इसकी ई के वैल्यू। ई था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ये 2.1 इंटू 10⁻⁵ होता है, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जो एम की वैल्यू होती है न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, जो कि एमपीए कह लो, ठीक है। ये जो है ना नियर अबाउट कंक्रीट से मैच कर रहा था। 2 इंटू 10⁵ हमारे कंक्रीट का होता है, ये लगभग उसी से मैच कर रहा था, ठीक है। पांचवा इसका प्रॉपर्टी क्या था? उस वक्त जो है ना हम अभी जैसे कि स्टील में हम बोल्टिंग वगैरह यूज करते हैं, माइल्ड स्टील का हमने वेल्डिंग प्रॉपर्टी देखा तो ये बहुत अच्छा वेल्डेबल था, ठीक है। ये इजिली वेल्ड किया जा सकता था आराम से और कोई दिक्कत नहीं आती थी इसे वेल्ड करने में, ठीक है। इसके बाद इसको जो है ना हम क्या कर सकते थे, रिसाइकिल कर सकते थे। रिसाइकिल इन द सेंस कि अगर ये हमने घर बनाया, घर बनाने के बाद इसे यूज किया, अब हमें क्या है ना कि घर को तोड़ना है। घर को तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, अगर इसे वापस यूज करते हैं माइल्ड स्टील को, तो इजिली हम इसे रिसाइकिल करके वापस से माइल्ड स्टील का एक बार बना सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है, ठीक है। और रिसाइकिलिंग कॉस्ट भी बहुत कम आता है, तो इसलिए ये लेस कॉस्टली था, ठीक है। तो ये हमारे 7 प्रॉपर्टी हैं इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय, और इसे हम देख करके कहे कि नहीं भैया माइल्ड स्टील जो है ना हम तो ये लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने इसके ऊपर टेस्ट किया। अब क्या टेस्ट किया हम देखते हैं। हमारा आया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये एचएल है
टेस्ट रिजल्ट, ये हमने इस पे एक टेस्ट परफॉर्म किया था जिससे ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकल के आया, ठीक है। टेस्ट क्या परफॉर्म किया था, हमने क्या किया, माइल्ड स्टील का एक टुकड़ा लिया जो कि कुछ ना ऐसे सेव कर रहा, ठीक है, ये कुछ ऐसे सेव कर रहा, ठीक है। ये हमने माइल्ड स्टील का एक बार लिया था जो कि ऐसे सेव का था। अब हमने क्या किया ना, इसके ऊपर टेस्ट किया। ये जो था ना हमारा, इसका लेंथ, इसका जो ये लेंथ था वो था 2 इंच का, 2 इंच, ठीक है। और इसका जो ये डाया था, ठीक है, वो था हमारा 0.5 इंच का, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, इस स्पेसिमेन को लिया, हमने यूटीएम मशीन में रख दिया, इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, यूटीएम मशीन में रख दिया। इसके ऊपर हमने टेंशन देना शुरू किया। टेंशन देते गए, क्या हुआ कि ये हमारा ऐसे शेप था, ठीक है, इनिशियल शेप हमारा ऐसे था, यहीं तक हम लेते हैं 2 तक। ये तो हमने पकड़ रखा है, ये भी हमने पकड़ने के लिए ग्रिप बना रखा है। तो एक्चुअल जो टेस्ट इस पे परफॉर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे था, मतलब जो ये स्पेसिमेन था। फिर क्या होना कि हमने इस पे टेंशन दिया, टेंशन दिया तो क्या हुआ कि ये शेप चेंज करके ये इधर इलोंगेट हुआ, इधर ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि और लोड इंक्रीज किया, तो एक टाइम ऐसा आया कि ये इतना ना नैरो हो गया कि यहाँ पे ये और पतला होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये एकदम ऐसा पतला हो गया, ठीक है। इस चीज को जो है ना हम कहते हैं नेकिंग, गर्दन जैसा बन गया तो इसे हम नेकिंग कहते हैं, ठीक है। आगे अभी जब हम स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तब हमें पता चलेगा ये नेकिंग क्या चीज है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि ये टूट गया। टूट कैसे गया कि ये हमारा जो, इसे हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये जो है ना ये कुछ इस तरह से टूटा, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो था वो कुछ इस तरह से ऐसे टूट गया, ठीक है। तो ये जो टूटना है ना, इसे हम कहते हैं कप कोन फेलियर, ठीक है। कप कोन फेलियर क्यों, ये जो है हमें कुछ कप जैसा दिख रहा है और ये कोन बनाता है, तो इसीलिए इसे हम कप कोन फेलियर कहते हैं। तो हमारा जो टेस्ट रिजल्ट, मतलब इस स्पेसिमेन पे जो टेस्ट हुआ, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, आपने लैब में देखा होगा अपने कॉलेज वगैरह के लैब में, कि यूटीएम पे जब हमने किया, इसे लॉन्गेट करना शुरू किया, पहले नेकिंग हुआ, फिर ये ब्रेक किया कपकोन रीजन में, तो ये जो पूरा रिजल्ट हुआ, उस पूरे वक्त तक हम इस पे क्या नोट कर रहे थे, इसकी स्ट्रेस और स्ट्रेन। इसीलिए जो हमारा कर्व का नाम है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। इससे हमने क्या किया कि एक ग्राफ प्लॉट किया, जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, कैसा है देखते हैं। ये हमारा स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेन, ठीक है। इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया, वो जो ग्राफ बन के आया था वो कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। ये जो एंगल थीटा है ना, ये थीटा, ये जो है ना कुछ लोग बनाते हैं ऐसे ग्राफ, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, तो ये गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है, क्योंकि जो हमारा ये थीटा का वैल्यू है ना, ये थीटा,
ठीक है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ E। ठीक है, E क्या है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि हमारे स्टील के केस में भी बताया था 2.1 इंटू 10⁵ एमपीए होता है। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू। तो जब आप ये करेंगे ना तो ये थीटा लगभग आता है 89.998 ऐसे कुछ डिग्री आता है, तो मतलब 90 से कुछ करीब है, इसलिए जितना चिपका हुआ रहता है ना उतना सही होता है। अब डिफरेंट, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं ना कि कितने भी आप ले लो, कोई सा भी स्टील ले लो, उसका ई का वैल्यू लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, लगभग क्या यही रहता है वैल्यू। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम हाई स्ट्रेंथ स्टील भी ले लेना तो इनिशियल डायग्राम तो हमारा सेम रहेगा, भले ही वो यहाँ ब्रेक कर जाए। ठीक है, अब इस डायग्राम का हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना वो यहाँ कहीं तक जाती है, ए पॉइंट, ये हमारा 0 पॉइंट, ये ए पॉइंट। ठीक है, ये कर्व स्टार्ट होने से पहले ये हमारा बी। ठीक है, ये यहाँ पे सी और ये हमारा सी डैश। कुछ में उल्टा रहता है, यहाँ सी डैश यहाँ सी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, हम भी वही कर लेते हैं, ऊपर सी डैश नीचे सी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया डी, ये पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हो गया ई, और ये एफ पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए एंगल हमारा समझ में आ गया, tan इनवर्स ई होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हर चीज एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला लोकेशन क्या है हमारा, ओ ए। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है, ये स्पेलिंग शायद में भी गलत है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं इसको। अब ये क्या है ना प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, कि जब हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया ना, एक स्पेसिमेन पे नहीं किया, हमने कई सारे स्पेसिमेन पे किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, तो हमें ये रिजल्ट पहले तो मिला कि थीटा जो हमारा बार बार आ रहा है वो tan इनवर्स ई के लगभग आ रहा है, जो कि 89.99 है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा ना कि ये 0 से ए तक जो है ना वो एकदम स्ट्रेट है, भले ही डायग्राम में आपको ना दिख रहा हो, एकदम स्ट्रेट है, मतलब कि जो हमारा इधर से स्लोप है वो ए तक एकदम बिल्कुल मेंटेन है, इसीलिए वहां तक हमने कहा कि ये प्रोपोर्शनल में फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें हुक्स लॉ फॉलो करेगा। हुक्स लॉ, ठीक है, इसमें हुक्स लॉ फॉलो करेगा। क्या हुआ ना कि इस हमने देखा कि ओ से ए तक जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है इसमें हमारा हुक्स लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। ओके, फिर हम आए ए से बी पॉइंट पे। ठीक है, ये ए बी जो पॉइंट है ना ये इलास्टिक लिमिट है। मतलब हमने क्या देखा ना कि अब जैसे ही हम ए से बी पॉइंट पे जा रहे थे ना, मतलब बी पॉइंट तक हमारा जैसे ही मटेरियल से लोड हटा रहे थे वो क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा जो हमारा मटेरियल था जो डिफॉर्म हुआ था वो रिगेन हो जा रहा था, रिगेन हो जा रहा था। ठीक है, तो वहां तक हमने देखा कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। ठीक है, फिर क्या है ना कि ये बी से पॉइंट जो है ना सी तक वो हमारा सी डैश जो है हमारा, इसे हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, और सी जो है ना उसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो भैया ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट क्या होता है। तो हमने देखा क्या ना कि बी से जैसे ही ऊपर जा रहा है तो हमारे स्ट्रक्चर में यील्डिंग आ रही है। यील्डिंग मतलब क्या आ रहा है कि वो ट्विस्ट हो रहा है, मुचार आ रहा है उसमें, मतलब कि अब स्ट्रक्चर जो है ना खींचने के बाद वो रोटेशन हो रहा है। ये लास्ट पोर्शन तो सेम है लेकिन अंदर के पोर्शन क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो ये यील्डिंग पॉइंट था। अब क्या हुआ ना कि सी डैश पे जैसे ही ये पहुंचता है ना अचानक से ड्रॉप आता है जिससे ये सी पे पहुंच जाता है। पहले तो हमें पता नहीं चला कि आखिर सी से सी पे ड्रॉप क्यों हो रहा है, फिर बहुत सारे इसके बाद पता चला कि ये जो ड्रॉप है,
ठीक है। इसका रीजन होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन रीजन होता है। कैसे? जो ये कार्बन होता है ना, ये स्लिप करने लगता है, रीअरेंज होने लगता है। माइल्ड स्टील जो हमारा था उसमें क्या है कि कार्बन कंटेंट होता है किसी भी स्टील में, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो रहा था ना कि जैसे ही उस पोर्शन के ऊपर जा रहा था ना, कार्बन अब अरेंज हो रहे थे आपस में, ठीक है, अरेंज होना स्टार्ट हो रहे थे कार्बन के पार्टिकल। तो उसके कारण क्या हुआ ना कि जैसे ही कार्बन स्लिप हुआ, मतलब कि पोर लोकेशन घटे, तो वो स्ट्रेंथ कैरिंग का स्ट्रेस का मतलब जो उसका स्ट्रेंथ है ना वो रिड्यूस हो गया। इसके कारण जो है ना स्ट्रेन के और स्ट्रेस का जो है ना ये रिलेशन आ जाता है कि स्ट्रेन तो वहीं रह जाता है। ये सडन ड्रॉप है, डायग्राम में आपको दूर दिख रहा होगा, लेकिन ये सडन ड्रॉप है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ए बी और सी डैश का पॉइंट है ना, ये बहुत नियर है, ठीक है, बहुत नियर है, मतलब कि ए बी सी ये खत्म। तो वो डायग्राम में दिखाने के लिए आपको इतना दूर कर रखा है, लेकिन बहुत नियर होता है। तो ये जो ड्रॉप है ना, ये कार्बन स्लिपिंग के कारण हो रहा है। ठीक है, कार्बन स्लिप कर रहा है, रीअरेंज हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो सी डी रीजन है, ठीक है, अब जो ये सी डी रीजन है, ठीक है, ये हमारा होता है प्लास्टिक रीजन, ठीक है, या इसी को हम कहते हैं यील्ड प्लेट्यू। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ यहां से लेके ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है हमारा कहलाता है यील्ड प्लेट्यू, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है। प्लास्टिक रीजन कैसे है? देखो, हमने बताया था इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन, ठीक है, दो चीज का स्टडी करते हैं हम सोम में। इलास्टिक का तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही लोड हटाओ वो वापस से रिगेन कर जाता है, वो हमारा इलास्टिक होता है, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। प्लास्टिक रीजन क्या होता है ना कि अगर हम कितना भी स्ट्रेस दे दें, ठीक है, उसमें सॉरी स्ट्रेन दे दें, स्ट्रेन तो बढ़ेगा, मतलब कि उसका लेंथ और ब्रेथ में चेंजेस आएंगे, वो लंबाई में बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस का वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस पोर्शन पे हमने देखा कि ये जो हमारा स्ट्रेस है वो एकदम कांस्टेंट है, और जो यही पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो ये जो कांस्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये हमारा कहलाता है वाई एफ वाई, ये हमारा कहलाता है एफ वाई। मतलब ये वैल्यू हम लेते हैं 250, ये स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं एमपीए, जो हम हर जगह यूज करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील या स्टील 250 एमपीए, वो यही यूज करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हमारा एच डी एफ सी एच वाई एस डी बार्स होते हैं, सॉरी, जो एच वाई एस डी बार्स होते हैं वो कर्व कितना ऊपर तक गया होगा, जो उसका 415 होता है, ठीक है ना, या 500 होता है। तो उस कर्व में क्या होता है ना कि वो आगे तक जाते हैं और ये सडन ड्रॉप हो जाता है, तो हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें ये मिला एफ वाई। अब हम आगे जाते हैं इसी में, तो ये जो हमारा पोर्शन है ना डीई का, ये जो डीई है हमारा डीई, ठीक है, ये जो डीई है ये हमारा होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। कौन सा पोर्शन? डी से लेके ई तक, ये जो होता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। अब बात आती है कि भैया अभी तो गिरा था यहाँ पे, फिर वो बढ़ा, अब जो है उसका स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ने क्यों लगा ई तक? तो उसका बात ये होता है कि जैसे पार्टिकल्स जो होता है ना वो हमारा अरेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ सी से अरेंज होना स्टार्ट हुआ, वो अरेंज होते गए, कुछ पार्टिकल यहाँ अरेंज हो गए, कुछ यहाँ अरेंज हो गए। जो एक गैप्स जितने थे ना वो कार्बन पार्टिकल्स के गैप्स और जो डिफरेंट मटेरियल थे, ऐसे से भरते गए, ठीक है।
अब क्या हुआ कि ये जितने गैप्स है ना वो फिल हो गए। ये गैप्स फिल होते ही अब वो फर्दर डिफॉर्म नहीं हो रहा। तो डिफॉर्म नहीं हो रहा तो उसके कारण क्या हो रहा है कि डिफॉर्मेशन बहुत कम हो रहा है, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया। ठीक है, कॉम्पैक्टनेस आ गई हमारे स्टील में, जिसके कारण हमारा स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे हल्का सा राइज दिखता है, ज्यादा राइज नहीं होता। डायग्राम हमने बनाया है समझने के लिए, इसलिए हम इतना दूर का डायग्राम भी नहीं होता। ये प्लास्टिक रीजन कहीं यहीं खत्म हो जाता है, ये स्टार्ट स्ट्रेन हार्डनिंग, और यहाँ पे कहीं फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसी के कारण है। कि ये जो है ना हमारा पूरा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो गया। अब यहाँ पे और कहीं ऐसे पोर्स नहीं है जहाँ पे वो कार्बन पार्टिकल एडजस्ट हो सके, तो ये हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जो कि हम ये देते हैं। ठीक है, हमारा एडिशनल स्ट्रेंथ यहाँ पे आता है जो मैक्सिमम होता है, इसे हम ई पॉइंट जो है, ये जो इसमें ई पॉइंट है इसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। कहीं कहीं एफ यू से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया अल्टीमेट। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये एफ जो है ना एफ, इसे हम कहते हैं फेलियर, इसे ही कहते हैं रप्चर। ठीक है, जो हमारा वो पॉइंट बना था कप एंड कोन वाला, वो एफ पॉइंट पे जाकर के हो जाता है कि वो ब्रेक हो गया। फेलियर और रप्चर इसे ही कहते हैं। दिमाग में अब एक सवाल आएगा कि हमारे ये एफ यू पॉइंट पे हम क्यों नहीं लेते जो हम एफ वाई हर जगह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से है तो सही है कि सबसे अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ लेगा, ठीक है, हमारा अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ लेगा जहां तक वो स्टील अपना सह सकता है, वो हमारा ई पॉइंट हो गया। ठीक है, इस स्टील की क्षमता है एफ यू तक, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है तो यहाँ बहुत वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, कार्बन का अरेंजमेंट होकर के ये बहुत वेरिएशन आ जाते हैं, ये हो जाए तो अधिकतर केस में देखा गया कि ये एफ यू का वैल्यू जो है ना वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। प्लस हमने क्या देखा ना कि अगर हम एफ वाई लेके चलते हैं तो हमारे बिल्डिंग में डक्टिलिटी बढ़ी रहेगी। कैसे? एफ वाई पे हमने लोड लिया, अब मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली है, एफ वाई लोड पे हमारा स्टील था, ठीक है, बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, एफ वाई से वो बढ़ता गया, हमारा स्ट्रेंथ उसका बढ़ा। जो एफ यू वैल्यू है जब वहां पहुंचेगा तब हमारा स्टील ब्रेक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एफ यू लेते तो हमें मार्जिन नहीं मिलता, तो हम एफ वाई लेके चलते हैं, एफ वाई के कारण हमें मिल गया मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन मिला, हमारे जो स्ट्रक्चर है वो और सेफ हो गया। ठीक है, और हमेशा हम यही करते हैं कि जैसे ही हम कोई भी डिजाइन करते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फोर्स है जो बॉडी पे आने वाला है उसे हम बढ़ा देते हैं। मतलब कि जहां भी हमें फोर्स का वैल्यू दिया होगा हम देखेंगे उसमें क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के उसे हम इंक्रीज कर देते हैं, मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, एक्शन की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जो हमारा बॉडी कैपेबल है मतलब रिएक्शन देने के, उसे हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जहां भी देखेंगे कंक्रीट का वैल्यू लेना होगा हम 1.5 से घटा देते हैं। कंक्रीट में तो 2 बार घटाते हैं, 1.5 घटाते हैं 2 बार, तो हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर को हम 0.45 एफ के लेके चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें देखें तो इसमें हम 1.5 से घटाते हैं, इसलिए 0.87 एफ हो जाता है। हाँ, एक बात रह गया था, क्या कि जो ये हमारा माइल्ड स्टील है ना, ये एक्चुअल स्टील कर्व नहीं है। झटका लगा ना। बात ये है कि माइल्ड स्टील कर्व जो ये है ना, ये कुछ ऐसे जाता है, ये हमारा एक्चुअल कर्व है। ठीक है, ये क्या है, ये है नॉमिनल कर्व, ये है नॉमिनल कर्व। तो अब बोलोगे कि ऐसा क्यों है, तो क्या होता है ना कि जो हमारा एक्चुअल कर्व होगा वो क्या होगा, ये अगर मान लीजिए ये माइल्ड स्टील है, हम खींचे, हम क्या करते हैं कि जहां भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन लेते हैं ना वहां पे ये वाला क्रॉस सेक्शन इसका लेते हैं। अगर 16 mm का छड़ है तो उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर
π/4 r स्क्वायर, ठीक है, d स्क्वायर। तो π/4 d स्क्वायर लिया उसका क्रॉस सेक्शन, तो वो हो जाता है माइल्ड स्टील का। अब क्या होगा ना, जैसे हम ये इलांगेट हुआ, r की वैल्यू घट रही है, ठीक है, ये कंप्रेस हो रहा था, r की वैल्यू घट रही है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो जहाँ भी लेंथ है वहाँ तो हम 2 इंच लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है, लेंथ बढ़ता जा रहा है, एरिया घटता जा रहा है, तो उसके कारण जो हम लेंगे ना, तो वो एक्चुअल आएगा कि हर जगह पे, हर एक पॉइंट पे हम उसके एरिया चेंज करें, हर एक पॉइंट पे लेंथ चेंज करें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल आएगा। तो एक्चुअल कर्व हमारा ऐसा बनता है। अब क्योंकि हम हर एक पॉइंट का लेंथ और ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल ले लेते हैं। नॉमिनल कर्व में क्या है कि हम वही एरिया और वही लेंथ लेकर के चलते हैं, जिसके कारण ये ग्राफ बनता है। तो देखा जाए तो ये सेफ ही है, क्योंकि ये जो हमारा जा रहा है, यानी कि एक तरह से ज़्यादातर यहीं से चेंज होता है, हम वैल्यू यहाँ का ले लेते हैं हमेशा। तो ये क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ से तो बहुत ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो हमें और एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। तो एक तरह से हमारे स्ट्रक्चर जो है ना बहुत सेफ ही हो गया, तो सही है। हाँ, तो बस यही था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन माइल्ड स्टील का। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबको रिकमेंड भी कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिए, बहुत ज़रूरी है कमेंट, मुझे पता चले कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी नया शुरू ही किया हूँ यूट्यूब से, उतना फैमिलियर भी नहीं हूँ, तो हेल्प करेगा मेरे लिए भी। बाकी अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो अब मैंने आपको ईमेल आईडी दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, और भी जो स्ट्रेन कर्व है डिफरेंट मटेरियल के, वो एक बार देख लेंगे, और प्रूफ स्ट्रेस आएगा वो कर लेंगे। तो अगले बार से हम टॉपिक वाइज बनाएंगे वीडियो, ठीक है। धन्यवाद, पीस आउट।